Okay, it's our next class regarding the law of tort. तो अब तक हमने टॉट के अप्रोक्सीमेटली सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए. नाउ वी जस्ट लेफ्ट विद द वाइकेरियस लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. लास्ट क्लास में आई थिंक हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कंप्लीट कर लिए थे, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और उसके एक्सेप्शंस. तो दो टॉपिक और बचते हैं हमारे, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और वाइकेरियस लाइबिलिटी. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जैसे कि हमने पहले बताया कि इंडिया मेकिंग कंसेप्ट है. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ही एक्स्ट्रा वर्जन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है. अगर हम कहें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का और स्ट्रिक्ट फॉर्म में हमने जो कंसेप्ट क्रिएट करा वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी माइनस एक्सेप्शन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. अगर मैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जो एक्सेप्शंस थे उन्हें मैं हटा देता हूँ, गेट इट, तो आप एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बना लेते हैं. मतलब वह लाइबिलिटी जहाँ पे कोई एक्सेप्शन, कोई मेंसरिया, कोई भी एनी रीजनेबल और अनरीजनेबल ग्राउंड वर्क नहीं करता. इफ यू आर कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी देन इट मीन्स यू आर द कंप्लीटली लायबल टू पे डैमेजेस. अच्छा, ये सिचुएशन आई कैसे? तो पहले भी हमने शायद इसके बारे में बताया होगा आपको कि क्या हुआ. दो इंसिडेंट हुए, भोपाल गैस ट्रेजेडी और एक आपका दिल्ली में श्री राम फूड फर्टिलाइजर वाला केस हुआ. और हमारे एनवायरमेंट एवेंजर एमसी मेहता जी ने इसमें मेजर रोल प्ले करा फॉर द सेफ गार्ड ऑफ एनवायरमेंट. दे फाइल अ PIL रिगार्डिंग विद दैट. अब जी कोर्ट्स में केस आए, डैमेजेस की ये बातें हुई कि कैसे ये चीज़ काउंटर करी जाएंगी, क्या होगा. फॉल्ट किसी का था नहीं, एज सच एक्सीडेंट था. भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एक्सीडेंट, श्री राम फूड फर्टिलाइजर केस इज आल्सो एक्सीडेंट. तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मेक अ ड्रास्टिकली इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग द लॉ एंड सेड दैट वेन एवर वी आर डूइंग आवर वर्क देयर इज ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर. ये बात बिल्कुल ठीक थी कि जब भी हम कोई काम करेंगे फेलियर के चांसेस कहीं ना कहीं होते ही हैं. और वेन एवर वी आर डूइंग एनी एक्टिविटी देयर इज अ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑलवेज. ये भी बात ठीक थी. अगर हम रोड पे भी बाइक चलाएंगे या फिर कोई भी काम करेंगे अपने घर में, घर से बाहर, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है. और एक्सीडेंट हमेशा अनवांटेड ही होते हैं. और एक्सीडेंट इज नॉट ऑलवेज बी लाइक दैट कि हम सारे रूल्स फॉलो कर रहे थे जी. हम बाइक चला रहे हैं, हमने हेलमेट पहन रखे हैं, ग्लव्स, शूज, सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं, ओवर स्पीड नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है. इट्स ऑल अबाउट द माइंड. थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपकी हिली, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा. तो कोर्ट ने कहा कि यार एक्सीडेंट तो होगा ही. और रही बात जो कंपनी ने कहा था कि हमने सारे नॉर्म्स फुलफिल करते थे, हम सेफ्टी क्लॉज फुलफिल करते थे. तो कोर्ट इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट कि सेफ्टी क्लॉज जितने भी है एक्सीडेंट होने के बाद फॉर्म हुए हैं, पहले तो फॉर्म नहीं हुए. हमें पता चला कि इस तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है, उसके लिए हमने सेफ्टी मेजर्स बनाए और वो रूल्स बनाए. तो फॉलोइंग द सेफ्टी मेजर्स इज नॉट ओनली द सफिशिएंट थिंग कि अब कुछ नहीं हो सकता. वो वाली बात है ना कि आपने मेडिसिन ले ली, आपने कोरोना की वैक्सीन लगा ली, तो अब ये श्योरिटी नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, तब भी हो सकता है. चांसेस कम है. एटलीस्ट जिन कारणों से हो सकता था, जिसके लिए वो वैक्सीन थी, उनसे नहीं होगा, और तरीके से हो सकता है. कोरोना का वेरिएंट बदल गया तो होने लगा वो फिर से. तो सेम लाइक दैट कि अब आपने जो ये एक्टिविटी करी है उसमें आपने प्रिकॉशंस लिए, डजेंट मीन कि अब वो एक्सीडेंट हो ही सकता, हो सकता है. तो व्हाट वी विल डू व्हेन द एक्सीडेंट इज अगर, जब हमें पता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि समवेयर द एक्सीडेंट विल बी अगर, तो व्हाट हु विल बी द पे द डैमेजेस. अगर हर कंपनियां इस बात से छूट जाएंगी कि उनका कोई फॉल्ट नहीं है, तो भाई उसकी लाइबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि राइट तो इन्फ्रिंज हुए हैं, लोगों की लाइफ भी गई है, उनकी इंजरी भी कॉज हुई है, और अल्ट्रा इंजरी कॉज हुई है, मास इंजरी कॉज हुई है. तो इन दैट सिनेरियो कोर्ट कम विद द कंसेप्ट इज दैट कि वन थिंग वी केप्ट इन द माइंड, वी शुड केप्ट इन द माइंड कि देयर इज अ एक्सीडेंट कैन बी अकर, एंड द एक्सीडेंट कैन बी अकर यू हैव टू बी रेडी टू बियर द लॉस, यू हैव टू बी रेडी टू बियर द डैमेजेस. और एक कोर्ट में बात कही कि बिग पॉकेट ब्लेम रूल उन्होंने बताया कि जो बड़ी पॉकेट वाला बंदा है वो ही बियर करेगा. आप कोई कंपनी है, आप हजार्डियस सब्सटेंस से डील करते हैं और डैमेजेस कॉज होती है, यू विल बी लाइबल.
essential things of the absolute liability is, oh sorry, हाँ, essential thing of the absolute liability is you have the enterprises, आपकी कोई कंपनी है, you deal with the hazardous substance, आप hazardous substance से डील करते हैं, and you cause the damages, simple is like that, कि आपकी वजह से किसी को डैमेज होता है, then you will be liable. What enterprise is directly and indirectly shows that you have the big pocket, you are the big one, you are the tycoon, and you are dealing with hazardous substance. आप ऐसे केमिकल, ऐसी एक्टिविटी से डील करते हैं जहाँ पे बहुत चांसेस हैं डिजास्टर होने के, जहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं एक बड़ा डैमेजेस होने के, देन यू हैव टू बी रेडी टू पे द डैमेजेस. और डैमेजेस हो गए, इंजरी कॉज हो गई, नाउ इट्स अ टाइम टू यू हैव टू बी पे बैक द डैमेजेस. और डैमेजेस भी आपको ऐसे नहीं कि नॉमिनल, एग्जाम्पलरी, ताकि आगे से ऐसा ना हो. टू थिंग्स आर विद देयर कि इट्स ओनली यू हु आर टेकिंग द रिस्क विद यू. आप हो जिसने ये सारा रिस्क लिया है अपने ऊपर, हैजार्डस सब्सटेंस से डील करिए, तो बी रेडी टू पे द डैमेजेस. पहली बात ये. दूसरी बात ये कि गलती थी या ना थी, अगर हम इस बात में रहेंगे, देन हु विल बी पे द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पर्सन हु लॉस इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन. उनकी कीमत कौन देगा? इन्वायरमेंट की लॉस को पे आउट कौन करेगा? इट्स ओनली यू हु आर एक्चुअली गेट द बेनिफिट, क्योंकि सारा मैसिव प्रॉफिट भी तो आप ही ले रहे थे. तो भैया रेडी रहो उस चीज़ के लिए. कोर्ट ने बड़ा क्लियर करा कि आगे से कोई भी कंपनी ऐसा करती है, रूल्स प्रिकॉशन तो एक चीज़ है ही, वो आपको फॉलो करनी है, लेकिन फिर भी कुछ होता है, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है ना, तो बी रेडी फॉर इट. तो उतना पैसा अपने प्रॉफिट से पहले ही निकाल लो कि एक्सीडेंट हुआ तो इतनी डैमेजेस हो सकती है, इतना मैं पे कर दूंगा. कोर्ट ने बड़ा क्लियर करा सारी एंटरप्राइजेस को. ऑन दैट कंसेप्ट द एब्सोल्यूट लायबिलिटी हैज़ बीन कम इन इंडिया इन द become the extra version of the strict liability, where the no any exceptions, no any reasonable and unreasonable clauses are come as a defense. It's a complete liability. You did the act, thing is occurred in your premises, you are deal with the hazardous substance, now come and pay the damages. Okay, so that is we are done with the absolute liability, and the case name is the MC Mehta versus Union of India and Shriram Food Fertilizer case. Shriram Food Fertilizer. That is thing with the absolute liability. यहाँ तक हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ. अब हमारा दूसरा कंसेप्ट आता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का. वाइकेरियस लाइबिलिटी इज लाइक दैट कि थिंग इज अकर बाय द समवन अदर एल्स. It's the based on the concept is that कि if you are doing some act in the guidance of the some other one, and the anything is wrong is occurred due to the wrong guidance and due to the any things like that, then who will be liable? Is it, it's you who do in the act, or it's the who gives your guidance, who gives you guidance, who gives you order to do it? The court is very clear is about that कि let be रिस्पोंडेंट द सुपीरियर. जो सुपीरियर है, जो सुप्रीम है, उसे रिस्पोंडेंट बनाएं. डिड यू गेट द पॉइंट कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं, तो जिसके अंडर काम कर रहे हैं उसे हम रिस्पोंडेंट बनाए ना. अगर वो सुप्रीम अथॉरिटी ना होता तो लोग ऐसा करते ही नहीं. कोई गाइडेंस दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई रूल बना रहा है, तो हु इज द एक्चुअल बॉस ऑफ देम? वी हैव टू बी मेक लाइबल टू देम, नॉट टू द लेबर. वी हैव टू बी द टॉक विद द ऑनर. दैट कंसेप्ट इज द वाइकेरियस लाइबिलिटी, कि हर व्यक्ति जो ये काम कर रहा है उसके पीछे कुछ उसके क्रिएटर्स हैं. क्रिएटर्स इज लाइक दैट कि सपोर्टर्स हैं. वी हैव टू बी लाइबल देम. इट्स अ टू मैक्सिम विच आर बी डन विद दैट रिस्पोंडेंट सुपीरियर. लेट मी राइट इट. रिस्पोंडेंट superior, it means that we have to be respond the superior one, make the respondent to the superior one, and the other is QUIQ facet per allium facet per C. It means he who act through another
डज द एक्ट हिमसेल्फ, जो किसी व्यक्ति के थ्रू एक्ट कराता है वो ऐसे डीम करा जाएगा जैसे उसने खुद ने वो एक्ट करा है। जैसे कि अगर मैं किसी को भेज के कोई काम कराता हूँ तो आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल वट एवर वी ही डन इन हिज एक्ट। गेट इट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द वाइकेरियस लायबिलिटी। सेम टाइप ऑफ कंसेप्ट आपको आईपीसी की 107 वाले क्लॉज अबेटमेंट में मिलेगा, इफ यू रिमेंबर दैट थिंग। अबेटमेंट में भी तो एक, सॉरी ये क्या प्रॉब्लम है, हाँ अबेटमेंट में मिलेगा। अबेटमेंट में अभी आपको सिमिलर सिचुएशन मिलती है कि इफ समवन अबेट समथिंग टू डू देन द अबेटर इज आल्सो लाइक दैट द वट एवर ही द डन बाय द पर्सन हु इज द अबेटेड। जिसको मैं अबेट करता हूँ कि भाई आप ऐसा कर देना, किसी को इंस्टिगेट करना या कॉन्स्पिरेसी करना या अब एड प्रोवाइड करना कि कुछ करने के लिए, तो वो जो भी कुछ करेगा मैं ऐसे लायबल होऊंगा जैसे मैंने खुद ने करा है। गेट इट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द वाइकेरियस लायबिलिटी। थोड़ा बस अबेटमेंट और वाइकेरियस में इतना फर्क है कि हम यहाँ पे सिविल रॉन्ग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे नॉमिनल एक्ट्स की बात कर रहे हैं, और अबेटमेंट में हम कंप्लीटली ऑफेंस की बात कर रहे हैं कि लाइक मर्डर कर दिया, थेफ्ट है, मर्डर है, एक्सटॉर्शन है, दैट टाइप ऑफ थिंग्स। और इन द कंसेप्ट ऑफ द वाइकेरियस लायबिलिटी वी आर डीलिंग विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट्स, पार्टनर्स, मास्टर एंड सर्वेंट। दीज आर द सम ऑफ द रिलेशनशिप विद वी डील। गेट इट? इफ आई टॉक वाइकेरियस में और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस रह गया फिर? क्योंकि इसमें भी तो हम जो मालिक था वही रिस्पोंडेंट था ना सर, डैमेज पे करने के लिए। तो वाइकेरियस में भी आप यही बात कर, जो सुपीरियर अथॉरिटी है, जो एक्चुअल लॉस है, वही हमारे को लॉस पे करेगा। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा सा अलग चले गए। वाइकेरियस स्ट्रिक्ट में तो मैम मेजर डिफरेंस है। हाँ जी सर। अगर मैं वाइकेरियस की बात करूं तो वाइकेरियस में तो दो बंदे हैं, एक मास्टर है और एक सर्वेंट है। ठीक है, रॉन्ग एक्ट करा है सर्वेंट ने, लाइबिलिटी गई है मास्टर पे। ठीक है, और वहीं में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करूं, इसमें रॉन्गनेस की वी आर नॉट टॉक अबाउट द हु डिड द रॉन्ग, we are just talk about that there is something accident is occurred and the damages are caused, then who will pay the damages? Simply like that, we are not be question bothered about the who did the wrong thing and not। हम इस बात पे बात ही नहीं कर रहे, चाहे वो एम्प्लॉय, चाहे वो क्या कहते हैं आपका मास्टर कर रहा है, चाहे सर्वेंट कर रहा है, चाहे थर्ड पार्टी कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे तो मास्टर सर्वेंट थी ही नहीं, यहाँ तो प्लेंटिफ और रॉन्ग डूअर था। प्लेंटिफ की एक्ट की वजह से रॉन्ग डूअर को इफेक्ट होता था और रॉन्ग डूअर सीधा प्लेंटिफ से मांग रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट अलग थी, उसमें हम मास्टर सर्वेंट की हम बात ही नहीं करें, वहाँ हम रॉन्ग से बॉदर्ड ही नहीं थे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मास्टर ने नहीं करा, सर्वेंट ने डू समथिंग रॉन्ग, सर्वेंट ने कुछ गलत करा है, still we liable to the master, not to the servant, because the servant are doing everything in the guidance of the master। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहां पे आएगा। ठीक, गेट इट विद दैट थिंग। नाउ वी, अब हम अंडर काम करेगा उसके, ओनर के अंडर काम करेगा। हाँ, यहाँ पे ओनर वगैरह अंडर काम कर रहे हैं, वहां पे स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट में तो कोई भी रॉन्ग कर दे उसमें हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि वहाँ डैमेजेस हुए भाई। अब स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट में तो हो सकता है सर्वेंट को ही डैमेजेस हो जाए, कौन इसको पे करेगा इस सर्वेंट को? अब मालिक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो डैमेजेस भी मालिक को भी होते हैं। जब लॉस हो रहा है, आपके यहाँ एक्सीडेंट हुआ भोपाल गैस ट्रेजेडी में, तो मालिक की भी तो कंपनी में लॉस हुआ, स्टिल भी स्टिल टिल नाउ द मास्टर इज पेइंग देयर ऑल डैमेजेस। ठीक है, तो वो हाँ बताइए। तो हजार्डस नहीं है ना सर, इसमें तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में तो जैसे आप भोपाल गैस की बात करें तो उसमें तो सब्सटेंस ही हजार्डस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्यूट में तो हजार्डियस होना चाहिए और स्ट्रिक्ट में नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए, है ना। तो इन वाइकेरियस में ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल फंक्शंस हैं, नॉर्मल डेली। लायबिलिटी में अगर कोई मालिक किसी को जैसे
टेंडर दे देते हैं या वो किसी से काम करवाते हैं और वो डैमेज हो जाता है, तो फिर वो कहता है कि मास्टर ने ये काम करवाया था और मैंने तो बीच में कोई काम किया ही नहीं, मैंने किया इसकी कमी हो गई, ये डैमेज हो गया। ओके ओके तो ओके आदमी तो ओके ओके, आप तो फिर मतलब अच्छा आप उस तरीके से कहना चाहिए। वो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में जो मालिक ने कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसमें जो वो वाटर फिर लीक होके जो बाहर चला गया, तो उसमें कह रहे हैं कि उसमें नौकर लाइबल नहीं हुआ, कंपनी लाइबल नहीं हुई, मालिक लाइबल हुआ। तो इस आप इस तरीके से आप लेट कर रहे हो। बट थिंग इज दैट कि थोड़ा सा बस इतना है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की कुछ कॉज है, जैसे कि एक तो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, दूसरा एस्केप है। ये दो चीज़ें होंगी तभी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगती है। बाकी वाइकेरियस लाइबिलिटी में हर नॉर्मल सिचुएशंस में लगता है। यहाँ पे नॉन नेचुरल यूज की जरूरत नहीं है। डेली एक्टिविटी में मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप में सर्वेंट कुछ गलत करता है तो भी मास्टर लाइबल है। आप जो वो कंसेप्ट लगा रहे हो, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ फिर इस तरीके से लेना आप, जो स्ट्रिक्ट है और एब्सोलूट है ये स्पेशल लॉज हैं एक तरीके से। स्पेशल लॉ बोलूँ या फिर मैं एक्सेप्शंस बोलूँ, और वाइकेरियस जनरल लॉ है। वाइकेरियस जनरली कह रहा है कि जितने भी मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप है ना, उन सब में सर्वेंट की गलती के लिए मास्टर जिम्मेदार होगा, जितने भी हैं, चाहे वो अब स्ट्रिक्ट में आ जाए चाहे एब्सोलूट में आ जाए। ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्ट और एब्सोलूट लगाने के लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है, वो फिलफिल होंगे तभी लगेगा। अगर वो नहीं हो रहे तो वाइकेरियस तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। आप समहाउ आप भी करेक्ट हैं कि स्ट्रिक्ट में भी कहीं ना कहीं जी वाइकेरियस लगता है। ये बिल्कुल बात आपकी बड़ी ठीक और अच्छी रही कि स्ट्रिक्ट में भी कहीं ना कहीं, एब्सोलूट में भी कहीं ना कहीं वाइकेरियस लगता है कि कहीं ना कहीं हम लाइबल तो मालिक को करते हैं, क्योंकि वाइकेरियस लाइबिलिटी जनरल कंसेप्ट है, ये सब पे लगेगा। ठीक है, सर इसमें एक्सेप्शन भी है तो एक्सेप्शन वाइकेरियस लाइबिलिटी में जो हमने टॉट के फर्स्ट स्टार्टिंग में एक्सेप्शंस पढ़े थे ना, सबसे पहले एक्सेप्शंस ही करे थे, वो सारे इसमें लगेंगे। यहाँ पे बस कंसेप्ट क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं कि कंसेप्ट ये हो रहा है कि यहाँ पे एक व्यक्ति तो सर्वेंट है और एक मास्टर है। अब हम कह रहे हैं कि अब तक क्या था, जो काम कर रहा है वही लाइबल हो रहा था। अब हम कह रहे हैं जो सर्वेंट है ना, इसकी गलती पे भी मास्टर लाइबल है। अब करा किसने और लाइबिलिटी किसी और पे आ रही है। दैट द न्यू कंसेप्ट विच वी गेट अबाउट द वाइकेरियस लाइबिलिटी। whenever the person liable for the act of the another one, that is called the vicarious liability. It occur only of the sum of the specific relationship like principal agent, partners and master servant. ठीक है, तो वो रिलेशनशिप हमें समझने कि कब कब एक व्यक्ति दूसरे के काम के लिए भी लाइबल हो सकता है, चाहे वो एब्सोलूट का केस है चाहे वो स्ट्रिक्ट का केस है। लाइबिलिटी कैसी भी हो सकती है, एब्सोलूट लाइबिलिटी हो सकती है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो सकती है, लेकिन वाइकेरियस का मतलब है करा किसी ने और लाइबल कोई और हुआ। अब वो कौन सी लाइबिलिटी है वो उसमें है, और उस लाइबिलिटी में कौन से एक्सेप्शन लगेंगे वो तो अवेलेबल है ही। ठीक है, नाउ क्लियर विद द कंसेप्ट। एक्सेप्शन, ये सारे एक्सेप्शन इसके लिए भी काम करेंगे सर? सारे एक्सेप्शन जो हमने वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़े थे वो सारे इस पे काम करेंगे। हाँ जी, जो हमने वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग में टॉट्स के एक्सेप्शंस पढ़े थे, स्ट्रेंजर है, वाइसा मेजर है, प्लेंटिफ रॉन्ग एक्ट है, कंसेंट है, ये सारे एक्सेप्शन इस पे काम करेंगे। इसका कंसेप्ट वाइकेरियस को पढ़ाना वैसे इसलिए है कि किसी और के एक्ट से कब कोई दूसरा लाइबल हो सकता है, वो चीज़ें हमें क्लियर करनी है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। हमने सबसे पहले एजेंसी रूल आपने कॉन्ट्रैक्ट में अपने टाइम पे देखी भी होंगी, और जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तब और इससे दोबारा से डिस्कस करेंगे कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एजेंसी वेयर इज वन इज द प्रिंसिपल एंड अनदर इज द एजेंट। प्रिंसिपल इज द लाइक अ ओनर and a master, and agent is the person who present himself to make a contract with the third party। ये एजेंट है, ये थर्ड पार्टी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है एज अ प्रिंसिपल। कि प्रिंसिपल जिस तरीके से अपनी वर्क को दिखाता, अपनी चीज़ों को समझाता, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो करता वो ही एजेंट करेगा थर्ड पार्टी के सामने। प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट इज विद द एजेंसी। अब एनीथिंग रॉन्ग इज अकर्ड बाय द एजेंट एंड एनीथिंग एक्ट विच, अगर कोई एजेंट अपने ड्यूरिंग द वर्क में कोई प्रॉमिस कर देता है तो प्रिंसिपल भी उस प्रॉमिस से, उस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होगा। दैट इज द रिलेशनशिप विद द वाइकेरियस लायबिलिटी। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और मुझे आपको पहले थोड़ी सी क्लियर करनी है। एक कंसेप्ट होता है अल्ट्रा वायरस।
मतलब बियॉन्ड पावर। सपोज मैंने एजेंट को कहा था कि भाई ये मेरी 300 गज की प्लॉट है, 300 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट है, इसमें से ना 100 स्क्वायर यार्ड ये वाला बेच दे। इतना मैंने कहा कि यार ये मुझे सेल आउट करना है। मैंने एक एजेंट को अपॉइंट करा और कि भाई तू ग्राहक ढूंढ इसके लिए। अब वो इसको 150 स्क्वायर यार्ड बेच देता है, जबकि उसके पास पावर नहीं थी। मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, मैंने उसे परमिशन सिर्फ 100 स्क्वायर यार्ड की दी थी और 150 का वो प्रॉमिस करके आ गया। नाउ प्रिंसिपल विल नॉट बी लाइबल फॉर दैट थिंग बिकॉज ही डिड द वर्क बियॉन्ड हिज पावर। डिड यू गेट दैट थिंग? उसने अपनी पावर से ज़्यादा ये वर्क करा है। अब प्रिंसिपल पे दो ऑप्शन है, या तो उसकी बात को मान जाए, कोई बात ना, चल इसने कह दिया तो बे के देता हूँ, पैसे तो 150 स्क्वायर यार्ड के आ ही रहे हैं, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड कह सकता है कि भाई ये गलत है, इसने अल्ट्रा वायरस वर्क करा है। गेट इट? अब यहीं पे एक चीज और समझना बड़े ध्यान से, स्टॉपल। स्टॉपल मीन्स इफ समवन डूइंग एनीथिंग ऑन योर वर्ड्स, नाउ यू कैन नॉट बी बैक योर वर्ड्स। अगर आपकी कुछ कहने पे मैंने कुछ कर दिया तो अब आप अपनी बात को वापस नहीं रख सकते कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो झूठ बोल रहा था। यू विल बी लाइबल फॉर इट। जब मैंने एजेंट को ठहराया और मैंने कहा, मैंने सबके सामने कह दिया कि भाई मेरे 300 गज की प्लॉट की मैंने जिम्मेदारी इसे दे दी है, ये प्लॉट बेचेगा। मैंने स्पेसिफिक नहीं करा, मैंने सबको बता रखा था ये मेरा एजेंट है, और इस व्यक्ति ने आपके इस एक्शन के बेस पे वो 150 स्क्वायर यार्ड का कॉन्ट्रैक्ट करा, तो अब आपको ये बेचना पड़ेगा, चाहे 50 गज के पैसे इससे ले लेना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसकी तो कोई फॉल्ट नहीं थी ना भाई, इसने क्लियर करा आपका एजेंट है, आपसे आपकी एक्टिविटी भी कहती थी कि हाँ ये मेरा एजेंट है, आपने इसको अपना नाम भी दे रखा था। अब कितनी पावर है कितनी नहीं है इससे क्या पता, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ हिम? तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर करा कि अगर आपकी ये गलती इसकी हुई ना कि इसने एक ऐसा धोखेबाज एजेंट रखा ही क्यों, ठीक है, तो इसने धोखेबाज एजेंट रखा, दैट्स व्हाई ही विल बी गेट द डैमेजेस फ्रॉम द एजेंट, नॉट फ्रॉम दैट। अब उसे 150 स्क्वायर यार्ड का वो बेचना पड़ेगा, दैट इज द स्टॉपर। क्लियर हुई ये दो बातें? एक और बात अब हम थोड़ी सी क्लियर करते हैं। ड्यूरिंग द वर्क, जो आपकी वर्किंग पावर है उसी के अनुसार ही आपका स्टॉपल और अल्ट्रा वायरस वर्क करेगा। जैसे कि हमने ये एजेंट यहाँ पे पलवल शहर, सपोज आपके दिल्ली कैपिटल के लिए एजेंट ये रखा है, आपकी प्रॉपर्टी एक मुंबई में भी है 300 गज की, ये वहाँ का 100 स्क्वायर यार्ड बेच देता है, और ना ऐसे कोई अथॉरिटी, ना ऐसे कोई परमिशन, और इवन जो थर्ड पार्टी है वो भी जानती है कि ये एजेंट यहाँ का नहीं है, ये तो पलवल का है, वो अवेयर है। तो उसने अपनी वर्क कंडीशन से बढ़ के बाहर आगे कुछ आगे कराया और तीसरे बंदे ने भी गलत कराया, तो नाउ ही विल नॉट बी लाइबल टू गेट एनी डैमेजेस। ठीक है, अब एजेंट साहब मना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई एजेंट अपॉइंट करा, मेरी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी, दिल्ली सिटी के लिए मैंने एक अलग एजेंट अपॉइंट करा, मुंबई के लिए मेरा कोई और एजेंट है। अब मेरा दिल्ली वाला एजेंट मुंबई में जाके मेरी प्रॉपर्टी बेच आता है, और जिसको बेची उसे पता भी था कि ये दिल्ली का एजेंट है, मुंबई का है नहीं, इसके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी ले लेता, और फिर कहता है जी आपका ही तो है एजेंट, मुझे क्या पता। नहीं, इट्स नॉट बी अकर, आप उसके लिए लाइबल होंगे, आपको वो क्या कहते हैं, सॉरी, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा और ऑनर और प्रिंसिपल उसके लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पार्टी अपने आप ही अपने डैमेजेस खुद बियर करेगी, क्योंकि वो अवेयर थी, वो साफ दिख रहा था। दो चीज़ें होती है, एक तो होता है मैनिफेस्टली दिखना कि एजेंट की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं दिखता कि एजेंट की अथॉरिटी है या नहीं है और आपको विश्वास हो जाता है, अगर आपके फॉल्ट पे, आपके हैंड पे कोई फॉल्ट नहीं है, देन यू विल नॉट बी लाइबल, यू कैन बी गेट द डैमेजेस। लेकिन आपको साफ दिख रहा है भाई एजेंट है ही नहीं, जैसे कोई बंदा वो नौकरी से निकाल दिया और आपको पता भी कि नौकरी से निकला हुआ है, फिर भी आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो इट्स योर फॉल्ट। ठीक है, सो दैट थिंग आर अकर्ड विद द ऑल टाइप ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, कि जो सर्वेंट है वो किस हद तक लाइबल हो सकता है, उसके एक्ट पे किस हद तक आप लाइबल हो सकते हो। जब तक थर्ड पार्टी के पास कोई रीजन टू बिलीव है कि सर्वेंट पे अथॉरिटी है, सर्वेंट पे पावर है, तब तक वो एक्ट कर रहा है, तो प्रिंसिपल लाइबल होगा। लेकिन अगर वो बियॉन्ड द पावर चले जाते हैं, जो उसका वर्क भी नहीं है, वो काम भी वो कर रहा है, तब भी थर्ड पार्टी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तब प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा।
ये चीज़ अब मैं थोड़े से आपको केस के एग्जांपल से समझाता हूँ। अब ध्यान से आप केसेस समझेंगे। सबसे पहले लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ का हमारे पास केस आता है। इसके अंदर क्या हुआ, सिंपल सी बात है, एक बंदा है, उसे अपनी कुछ डील वगैरह करनी है। सपोज उसे कोई उसके पास पैसा है, उसे कोई इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने का वो कुछ प्लान कर रहा है। वो एक एजेंसी के पास जाता है जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स बताती है कि भाई ऐसे ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो एजेंसी उसे एक अच्छा सा प्लान बना के दी थी कि ऐसे ऐसे अपनी प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम जनरेट कर दीजिए और सारी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। कोई सर्टिफिकेट मतलब सेल आउट कर दीजिए तो वो चीज़ें जनरेट हो जाएंगी। अभी क्या होता है कि वो उन पे विश्वास कर लेता है कंपनी पे और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है कि हाँ जैसा आप कहोगे मैं वहाँ साइन कर दूंगा, आप ये काम कर देना। और उसका जो कंपनी का जो क्लर्क होता है उसे ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब क्लर्क क्या करता है, क्लर्क उससे साइन करवा लेता है गिफ्ट डीड पे और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता है। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली क्लर्क ने। नाउ हु विल बी लायबल, आइदर बी द क्लर्क और बी द ओनर। भाई मैं तो क्लर्क को नहीं जानता। अब आपको देखो, अब क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, हमें किसकी तरफ से देखना है लायबिलिटी, अब हमें देखना है प्लेंटिफ की तरफ से कि प्लेंटिफ ने जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा उसकी तो इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी कि भाई जैसा आप कहोगे ऐसा कर देंगे, मुझे इन्वेस्ट करना है, आपने मुझे अच्छी सलाह दी, मुझे आपकी सलाह अच्छी लगी, डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दीजिए, आई विल बी पे टू यू फॉर दैट डॉक्यूमेंट्स। अब आपकी गलती है कि आपने खराब क्लर्क अपॉइंट कर रखा है और आपका एजेंट भी है, आपके यहाँ काम भी कर रहा है। तो हु विल बी लायबल, दैट क्लर्क और दैट द प्रिंसिपल? कौन कौन होगा? हाँ, प्रिंसिपल लाइबल होगा उसके लिए। ठीक है, तो दैट इज द वाइगरियस लाइबिलिटी वेयर द प्रिंसिपल लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज एजेंट। दैट इज द केस ऑफ लिवॉर्ड वर्सेस ग्रेस स्मिथ। अच्छा, एक चीज और आप थोड़े से आगे चलना कि आप इसमें थोड़ा सा ना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना हमें, कि हमें ये देखना है कि जो हमें केस मिला है उसमें प्लेंटिफ के लिए कौन लायबल है, प्रिंसिपल लायबल है। ये ना सोचना जी प्रिंसिपल की क्या गलती है, क्लर्क के मक्कार था। तो प्रिंसिपल पे भी रेमेडीज हैं, वो उस क्लर्क के खिलाफ केस गिर देगा। वो 420 का, थेफ्ट का, रॉन्ग यूज ऑफ पावर का जो भी केस गिरना होगा उससे करके डैमेजेस ले लेगा। But till now we are concerned only with the plaintiff who are be get damages because of the wrong act of the clerk। तो फिलहाल हम प्लेंटिफ की तरफ से सीमित है कि उसे कौन डैमेजेस देगा, उसे फिलहाल देगा प्रिंसिपल तुरंत, इमीडिएटली। ठीक है, चलो अगला केस आप समझेंगे, स्टेट बैंक वर्सेस श्यामा देवी। अब इसमें क्या होता है कि सपोज मैं हूं और मुझे ना बैंक से कुछ पैसे निकालने हैं, तो अब मेरा एक फ्रेंड है स्टेट बैंक में, बैंक में वर्क करता है वो। तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि यार सपोज मेरा फ्रेंड है राहुल, मैंने राहुल से कहा कि यार मुझे ना पैसे निकालने हैं और मैं ना तुझे एक ब्लैंक चेक साइन करके दे देता हूँ। सेल्फ पेड चेक होता है ना जो एक, मैं एक सेल्फ पेड चेक साइन करके दे रहा हूँ और 10,000 रुपये उस पर लिख के दे रहा हूँ, तो 10,000 रुपये निकाल के मुझे दे दियो। ठीक है, ये मैंने अपने दोस्त राहुल से बोल दिया। अब राहुल बैंक जाके पैसे निकाल के अपनी जेब में रख लेता, मुझे नहीं देता। हु विल बी लायबल इन दैट केस? किस पे था उसका बिलीफ? उसके, हाँ, तो अगर नहीं खुद ही उसका बिलीफ राहुल पे था तो राहुल लायबल होगा, बैंक लायबल नहीं होगी। हमें अभी इस बात पे रहेंगे। ठीक, बैंक बिल्कुल नहीं हो। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो हमारे क्लर्क ने जो गलत काम करा है उस पे बिलीफ आपके ऑन प्रोस्पेक्टिव से था, आपका दोस्त था इसलिए आपने ऐसा करा, हमारा क्लर्क था इसलिए नहीं करा। अगर हमारे क्लर्क पे ऐसे विश्वास करके आप उसे चेक दे देते तो हम समझ सकते थे, लेकिन आपका दोस्त था इसलिए उसने वो चेक दिया। एक बात। और रही बात आपकी दूसरी कि भाई उसकी खुद की गलती थी, तो वैसे तो प्राइमरीली उसकी खुद की ही गलती थी जो उसने ऐसा करा, बट somehow we can be make the liable to the friend legally। इतना हमें प्रैक्टिकल नहीं जाना कि भाई इतना बेवकूफ़ क्यों है, लोग भोले होते हैं, अब तभी हमारे पास केसेस आते हैं। सब इतने स्मार्ट हो जाएंगे फिर केसेस कहाँ से आएंगे? ठीक है मैम। फर्स्ट में भी आपने यही बताया था सर, और सेकंड में भी यही है सर, फिर वो फ्रेंड भी तो अपने आप ही डैमेजेस लेगा ना सर, बैंक तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज़ के। हाँ, बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बैंक डैमेजेस लेगा भी नहीं इसमें किसी से।
इसमें प्लेंटिफ अपने आप फ्रेंड से लेगा अगर उसे लेना है तो। जो फर्स्ट वाला केस था उसमें जो कंपनी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल था, प्रिंसिपल उसको बंदे को पे करेगा और प्रिंसिपल को अगर डैमेज लेने फिर वो अपने क्लर्क पे केस करेगा। इस केस में बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है और बैंक किसी से डैमेजेस ना लेगा ना देगा। यहाँ पे उस बंदे को गलत अप्रोच करी है उसने, या तो अपने फ्रेंड पे केस करे और या फिर अपने चुप रहे। ठीक है, हाँ जी सर, इसमें रिस्पॉन्स नहीं, इसमें डैमेजेस कौन पे करेगा सर? इसमें फ्रेंड की जिम्मेदारी बनती है, फ्रेंड पे करेगा अगर करना होगा तो, अगर वो प्रूव कर देता है वो एक अलग चीज चलेगी। बैंक की इसमें कोई लायबिलिटी बनती केस तो श्यामा को क्या है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और श्यामा देवी में, इन दोनों में से कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सर डैमेज के लिए? तो श्यामा देवी खुद ही है सर। नहीं 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 नहीं, सामा देवी को तो डैमेजेस कॉज हुए हैं, है ना। सामा देवी ने तो चेक दिया था। सामा देवी कह रही है कि मैंने आपके क्लर्क को दिया है, आप मुझे पे करो। तब बैंक कहता है कि भाई तूने हमारे क्लर्क को नहीं दिया, तूने अपने फ्रेंड को दिया है, ऐसे चेक तुझे देना ही नहीं चाहिए था। आप समझ रहे मेरी बात। बैंक कहती कि ये रूल ही नहीं है, आपने हमसे कांटेक्ट नहीं करा, आपने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करा, आपने अपने फ्रेंड को दिया है। नाउ गो टू योर फ्रेंड एंड गेट बैक मनी टू योर फ्रेंड, नॉट माय क्लर्क। ठीक है, आपने जो रिलेशनशिप में आए हुए हैं वो आप अपने फ्रेंड के साथ आए हैं, हमारे साथ नहीं आए। ऊपर वाले केस में उसने काउंसलर से कांटेक्ट करा था, उसने क्लाइंट ने डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट करा था अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, तब वो कंपनी के साथ रिलेशनशिप बनाया था। कंपनी ने कहा था कि मेरे क्लर्क जैसा कहता वहां साइन कर दीजिए। आप समझे। अगर ये बंदी श्यामा देवी अगर बैंक में जाके बैंक में फॉर्म भरती, फिर बैंक का क्लर्क इसे इंटेंशनली कम पैसे देता, तब बैंक लायबल होता। ठीक है, पर उसने बैंक के क्लर्क से नहीं, अपने फ्रेंड से। हमें रिलेशंस देखना है कि किस इंटेंशन से हमने किस पे ट्रस्ट क्रिएट करा। गेट इट। चलो आगे चले। सर एक्चुअल में जो क्लर्क था वो ही इसका फ्रेंड था, तो ही वो तो गई ना उस रिलेशन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड से पैसे ले, बैंक से क्यों ले रहे हैं फिर, है ना। फ्रेंड इन दोनों के केस में तो फिर फ्रेंड तो है ही ना, फ्रेंड तो बात की बात होगी ना सर। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल। हमें बस यहाँ तक देखना है कि प्रिंसिपल लायबल होगा कि नहीं होगा। प्रिंसिपल लायबल नहीं है, वो बाद की बात है, किसी से भी ले। ठीक है, बड़ा प्रिंसिपल है और ये श्यामा सेकंड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर श्यामा देवी का खाता था, श्यामा देवी का फ्रेंड उसमें क्लर्क भी था। उसने अपने फ्रेंड को चेक देके कहा कि तू कल मुझे पैसे दे दियो। अब उसने नहीं दिए, अब कह रही है कि बैंक लायबल होगा जी कि उसका क्लर्क ने मेरे साथ धोखा करा। तब बैंक कह रहा है कि भैया मेरे क्लर्क ने नहीं करा, तेरे फ्रेंड ने करा है। मेरे यहाँ नौकरी करता है वो अलग चीज़ है और तेरा दोस्त है अलग चीज़ है। मेरे यहाँ आके अगर तू उसे चेक देता तब पैसे नहीं देती तो मुझसे कहता। जब शाम को घर पे तुम उसे चेक दे रहे हो तो इट्स यू हैव द पर्सनल रिलेशनशिप विद देम, देन कॉन्टेक्ट टू हिम डायरेक्टली, नॉट टू मी। सिंपली यहाँ पे मैं ये क्रिएट करना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप में प्रिंसिपल एजेंट के वर्क से तभी लायबल होगा जब वो ड्यूरिंग द वर्किंग पार्ट्स आपके साथ ब्रीच करता है। वर्क से अलग वो कुछ भी कर रहा है, प्रिंसिपल नेवर बी लायबल फॉर हिज एक्ट। ठीक है, जैसे कि कपड़े दुकान दिखाने वाली शॉपकीपर पे अगर कोई उसका एजेंट या फिर वो जो लड़के रखते रहे ना कपड़े दिखाने के लिए, अगर कोई लड़का कपड़े दिखाते समय दुकान के अंदर किसी के साथ मिसबिहेव करता है, कोई अननेसेसरी असॉल्ट टाइप एक्टिविटी करता है, तो उस टाइम पे ओनर लायबल है। बाहर जाके वो ईव टीजिंग करे, कुछ भी करे, ओनर लायबल नहीं है। ठीक है, दैट द कंसेप्ट विच आर कॉल्ड विद द वाइकेरियस लायबिलिटी। कब वाइकेरियस लायबिलिटी क्रिएट होगी वो हमें देखना है। जैसे कि अगले कोई क्वेश्चंस में अगर हम आते हैं पार्टनर्स के में, तो पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप फर्म बनाने का एक कंसेप्ट है। पार्टनरशिप फर्म की फंडामेंटल्स में एक ये बात है कि सारे पार्टनर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। इफ ऑल पार्टनर्स आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द एवरीवन।
कोई भी कुछ भी एक्ट करता है सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। इसी हैमलिन वर्सेस हस्टन के केस में क्या हुआ कि एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट डील करना था, गवर्नमेंट से कोई टेंडर लेना था। अब उस टेंडर लेने के लिए एक पार्टनर या दो पार्टनर मिलके क्या करते हैं, क्लर्क को, उस ऑर्गेनाइज अथॉरिटी के क्लर्क वगैरह को ब्राइब देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं। तो उसमें सारे पार्टनर्स लाइबल ठहराए जाते हैं कि भाई पूरे पार्टनरशिप फर्म ही ब्राइब देने की कोशिश कर रही थी, ये नहीं कि खाली वो दो पार्टनर ब्राइब देने के लिए ट्राई कर रहे थे। होल फर्म विल बी लाइबल फॉर दैट एंड होल फर्म आर बी हैव टू बी गेट द डैमेजेस एंड द ऑल पनिशमेंट लाइक दैट। ठीक है, तो दैट थिंग विद द पार्टनर। नाउ वी कम विद द मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। अब ये थोड़ा सा इसमें मास्टर सर्वेंट में मैं एक चीज़ में और अभी ऐड करूंगा। पहले ये मैंने दो इसके वो रखे, रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर और क्यू फैसेट पर एल एम फैसेट पर सी। जैसे कि हमने अभी बताया कि हमने सुपीरियर को रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्डेंट हमें सुपीरियर को बनाना है। और दूसरी बात कि जो एक्ट हम किसी के थ्रू करवाते हैं वो इस तरीके से लाइबल होगा जैसे हमने खुद ने करा। मास्टर और सर्वेंट में बहुत जरूरी चीज है सुपरविजन। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में अगर सुपरविजन नहीं है, यहाँ पे मास्टर की अगर सुपरवाइजरी नहीं है, देन इट्स नॉट बी अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। दैट मेक अ डिफरेंट बिटवीन द मास्टर सर्वेंट एंड मास्टर और कॉन्ट्रैक्टर। आपको अभी चीज ध्यान समझनी है कि मास्टर सर्वेंट और मास्टर कॉन्ट्रैक्टर में यही डिफरेंस है। जैसे ही कि मैं घर बना रहा हूं, अब मैंने एक घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दे दिया, ठेकेदारी में जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना कि घर बना देना। अब उस घर बनाते समय अगर उस कॉन्ट्रैक्टर की लेबर से किसी से कोई दिक्कत हो जाती है, कोई एक्सीडेंट कॉज हो जाता है, देन हु विल बी लाइबल इन दैट केस? Not me, it's a contractor will be liable because I am not the supervise the labor, it's a contractor who supervise the labor। उसका कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा लेबर से कनेक्शन ही नहीं है, वो काम मेरा कर रहे हैं, मेरे लिए सब चीज़ कर रहे हैं। जैसा कि मैं आजकल आपको बताऊं कि इंडिया में कॉरपोरेट्स और कमर्शियल लाइंस में, इंडस्ट्रीज़ में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर होने लगी। इसी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर कहते हैं। एक ठेकेदार होता है, वो मैन पावर प्रोवाइड करता है, वो कंपनियों में जाते हैं वो लोग और काम करते हैं, कंपनी पे रोल पे नहीं होते लोग। तो अब उस एक्टिविटी में अगर कोई लेबर को कोई भी इंजरी होती है, देन द कॉन्ट्रैक्टर विल बी लायबल, नॉट द कंपनी, क्योंकि कंपनी का उस लेबर से लिंक है ही नहीं। वेन एवर द मास्टर ओनली डील विद द आउटपुट, एक और इसमें टर्म लेना आप, आउटपुट। अगर मास्टर की डील सिर्फ आउटपुट से है कि भैया मुझे इतना काम चाहिए, शाम को देखने आऊँगा, 6 महीने बाद आऊँगा, घर बना चाहिए, दैट्स मीन देयर इज अ नो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। अगर मास्टर आर सुपरवाइज ऑन द डेली टू डेली एक्टिविटीज, मास्टर आर सुपरवाइज टू द टाइम टू टाइम एक्टिविटीज, हर सेकंड मास्टर सुपरविजन में है, तो ही मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है, तभी मास्टर लाइबल होगा। अगर मास्टर सुपरवाइज नहीं कर रहा, वो सिर्फ आउटपुट से मतलब है कि भैया जब घर बन जाए तो मुझे बता देना, रहने आ जाएंगे, या फिर शाम को गिनने आ जाएंगे कितने प्रोडक्ट बनाए हैं तुमने। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन मास्टर विल नॉट बी लाइबल, कॉन्ट्रैक्टर विल लाइबल। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर के सुपरविजन में है। तो ये चीज थोड़ी सी क्लियर करके रखना। और मैं आपको बताऊं, अब केस आया एक गोविंदा राजू वर्सेस एमएलए गोविंदारिया मुदालिर। इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसकी बाइक सर्विस कराने ले जाते हैं ना जैसे हम, तो बाइक सर्विस कराने लेके गया और एक दूसरे जो मैकेनिक था उसे बाइक दे दी कि भाई देख ले, सर्विस कर दे। और अपने वहाँ पे आराम से बंदा बैठा रहा, मैकेनिक सर्विस कर रहा। मैकेनिक कई बार सर्विस करके एक राउंड लेके आता है ना कि मैं ज़रा देख के आता हूँ, चला के लाता हूँ ये एक बार सही चल रही है कि नहीं चल रही। अब मैकेनिक राउंड लेने गया, उसने एक्सीडेंट कर दिया। अब हु विल बी लायबल फॉर इट? अब मास्टर भी थे, मैंने सर्विस करने के लिए दिया था, वो एक्सीडेंट कर आया। अब इस केस में क्या वो मैकेनिक हमारा सर्वेंट था एनी हाउ, या फिर वो क्या था? आप पहले आप बताइए। मैकेनिक सुपरविजन था हमारा उस पे,
ओहो, थोड़ा सा अब इसमें रह गए आप, थोड़ा सा समझिए। मैकेनिक क्या कर रहा था? मैकेनिक हमें सर्विस दे रहा था। ओके मैकेनिक मेरे सुपरविजन में काम नहीं कर रहा, मैकेनिक की अपनी इंटरप्राइजेस है, सर। उस गैराज का मालिक है वो मेरे सुपरविजन में काम नहीं कर रहा, मैं उससे सर्विस ले रहा हूं। ये इस तरीके से एक बात हुई कि मैं जिस कंपनी से ईटे वगैरह लेने जा रहा हूँ, उस कंपनी में कोई दिक्कत आएगी तो मैं जिम्मेदार थोड़े ना होऊंगा। ईटी तो लेने जा रहा हूँ मैं। सपोज मैं बाइक की सर्विस कराने जा रहा हूँ, मैं बाइक दिया है, भैया सर्विस करके बता देना मुझे, तो अब उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन लायबल होगा? मेरे सुपरविजन में वो काम नहीं कर रहे, मुझे सर्विस दे रहे, वो अपने काम के खुद मास्टर हैं, खुद वर्किंग हेड है वो। हाँ जी सर। ठीक है, थोड़े से कंसेप्ट इसमें क्लियर करने हैं। ही विल बी लायबल फॉर हिज ऑन फॉल्ट। हाँ, गैराज का मैं मालिक हूं, तब वहां पे कोई एक्टिविटी ऐसी होती है, देन तब वो मेरा सर्वेंट है। ठीक है, तब वो सर्विस नहीं दे रहा, वो मुझे कमा के दे रहा है। अगली चीज आप लेंगे आउटपुट के बाद, प्रॉफिट हेड। क्या मुझे मेरे उस मैकेनिक से कोई प्रॉफिट शेयरिंग मिल रही है? जब मुझे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मिल रही तो रिलेशनशिप ही नहीं हुआ फिर तो कोई भी। यहाँ तो सेल एंड परचेज की बात हुई, दुकानदार और कस्टमर की बात हो रही है यहाँ तो। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ जी सर। अगर प्रॉफिट शेयरिंग है तो रिलेशनशिप है। आउटपुट अगर मैं विजिट कर रहा हूं तो भैया मैं मास्टर सर्वेंट नहीं हूं, लेकिन मैं मॉनिटर कर रहा हूं, सुपरवाइज कर रहा हूं, तो मैं उसके साथ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप हूं। ओके सर। ठीक है, नाउ क्लियर विद द कंसेप्ट रिगार्डिंग द मास्टर एंड सर्वेंट। सबसे पहले देखना है कि उनका रिलेशन क्या है। रिलेशन के बाद देखना है कि जो काम हो रहा है उस वर्क के अंडर हो रहा है, अल्ट्रा वायरस तो नहीं है, स्टॉपल तो नहीं है, ड्यूरिंग द वर्किंग तो वर्किंग है कि नहीं है। अगर काम की कैपेसिटी से ही बाहर काम कर रहा है तो हम उसके लिए लायबल नहीं होंगे। जैसे कि अबेटमेंट में एक बड़ा अच्छा केस बताते हैं कि मैंने किसी को अबेट करा कि जाके फला फला घर में थेफ्ट कर ले, चोरी कर ले। अब वो वहाँ जाता है, चोरी करता है और रेप कर आता है। मैं सिर्फ चोरी के लिए लायबल हूँगा, रेप के लिए लायबल नहीं हूँगा, क्योंकि वो उस एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति जाता है, चोरी करने जाता है, उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं, वहाँ वो ज़बरदस्ती हाथापाई करता है, किसी को हर्ट करके या किसी की डेथ करके भग जाता है, तब मैं हर्ट और डेथ के लिए लायबल हूँगा। क्योंकि मुझे पता है जब चोरी कर रहा है तो हो सकता है पकड़ा भी जाए, हो सकता है किसी को मार के भगे भी वहाँ से। नॉर्मल फैक्ट है, रीजनेबल फैक्ट है, फोर्सिएबल है मेरे लिए। मैं भी चोरी करने जाऊँगा, मुझे कोई पकड़ेगा तो मैं अपने आप बचाव में कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन रेप तो फोर्सिएबल ही नहीं था। चोरी करना और रेप करना टू डिफरेंट थिंग। हाँ जी सर। सेम कंसेप्ट इज हियर कि मैं कितना उसके साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हूं। दैट इज द वाइकेरियस कंसेप्ट ऑफ द वाइकेरियस लायबिलिटी। गेट इट? यस सर। चलो, यहां पे हमारे वाइकेरियस लायबिलिटी के तीन कंसेप्ट हुए, प्रिंसिपल एजेंट, पार्टनर एंड मास्टर सर्वेंट। नाउ वी कम विद द वन स्टेप फॉरवर्ड मोर। कैन द स्टेट विल बी लायबल फॉर वाइकेरियसली? स्टेट के, गवर्नमेंट के तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं लोग। अब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कैन वी लायबल टू द गवर्नमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी यू दैट कैन वी फाइल अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट? यस और नो? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द स्पेशल प्रोविजन regarding to the file a case against the government, that give the power to the government, they can sue और can be sued। वो sue कर भी सकती है और उसके खिलाफ sue कर भी हम कोई और भी कर सकता है। that is the concept with regarding the state conditions first of all now। और ये चीज़ जो थोड़ी सी आ रही है, ये ऐसा नहीं कि कोई न्यू कंसेप्ट है, क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 से ही चले आ रही हैं कि किंग आल्सो कैन बी लायबल फॉर द कमिटिंग द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट एक्टिविटीज़, कि किंग को भी हम उसके सर्वेंट की एक्टिविटीज़ के लिए लाइबल कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कम कि कब कब हम किंग को लाइबल कर सकते हैं, कब कब हम किंग को लाइबल नहीं कर सकते। दैट इज द थिंग। बड़े सिंपल सी इसमें बात रही कि अच्छा, उनसे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ और बता देता हूँ। दो तरीके के एक्ट होते थे कुछ स्टैट्यूट्स के कंसेप्ट में, सोवरेजन हाँ जी सर। और नॉन सोवरेजन। यस सर।
सुवरिजन जो एक्ट है वो जो एक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा सरकार की सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए करे जा रहे हैं, सरकार की सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए करे जा रहे हैं, और डायरेक्ट एक्ट हैं, कोलेट्रल एक्ट नहीं है, डायरेक्ट एक्ट है, वो सोवरिजन है, और ये एक्ट इम्यून है, इनके लिए केस नहीं हो सकता। और जो कोलेट्रल एक्ट है, करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया, बियॉन्ड पावर कोई चीज कर दी, ये नॉन इम्यून एक्ट है, इन पे केस हो सकता है। एक बात ये थोड़ी सी दिमाग में रखना, जैसे कि पहला केस हम डिस्कस करते हैं विद्यावती वर्सेस लोकोमल। इसमें सिंपली क्या हुआ कि विद्यावती जी के जो हस्बैंड थे वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की, कोई कलेक्टर की कार थी, उस कार ने उनका एक्सीडेंट करा जिससे उनकी डेथ कॉज हो गई। विद्यावती जी ने केस करा गवर्नमेंट के खिलाफ एंड रिक्वायर्ड द डैमेजेस। वहाँ पे कोर्ट ने पहली बार माना कि स्टेट इज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट एंड ही हैव टू बी पे द डैमेजेस टू द विद्यावती, जितने भी उसके डैमेजेस बनते हैं। यहाँ पे पहली बार कोर्ट ने समझा। अब इसमें हम बात हुई जो कलेक्टर के लिए वर्क चल रहा था, मैं ड्राइवर हूँ सपोज कलेक्टर का, कलेक्टर साहब को उनके ऑफिस जाना है, क्या ये सोवरिजन वर्क था? मेरा काम सिर्फ गाड़ी चलाने का है, किसी को मारने का नहीं है। अब जो हुआ वो एक्सीडेंट है, वो नॉन सोवरिजन वर्क है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मेरा काम, मैं वो होते हैं जो फांसी देते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जल्लाद, कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा। तो जो जल्लाद होता है वो डेथ करता है नॉर्मली, फांसी की सज़ा कोर्ट सुनाने के बाद वो उनको मार देता है, एक ऑफेंडर को, गिल्टी होल्डर को। वो सोवरिजन एक्ट है, वहाँ उसके लिए वो लायबल नहीं है। चलो वो तो एक लीगल फ्रेमवर्क में हो गया। सपोज कि मैं पुलिस में हूँ और मुझे किसी को पकड़ना है, अब आप इस तरीके से समझें, मैं सीबीआई में है हम और किसी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब किसी को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, उसमें हमें किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर जिसको हम पकड़ रहे हैं वो व्यक्ति मर गया मुझसे, जिसको हम पकड़ रहे हैं वो हमसे मर गया, तो वो है मेरा डायरेक्ट एक्ट। मैं उसे पकड़ने के लिए ही भाग रहा था। नाउ गवर्नमेंट हैज द इम्यूनिटी इन दैट टाइप ऑफ केस। कोई हम पे केस नहीं कर सकता कि क्यों, कैसे मर गया जी, ये आपने कैसे मार दिया, इसमें नहीं हो सकता अब केस। लेकिन कलेक्टर को पहुंचाने की अलग चीज थी, उसमें अगर मैंने किसी को मार दिया तो स्टेट हैज द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल, वो कोलेक्ट्रल एक्टिविटी में मरा है। डिड यू गेट दैट थिंग? ठीक है, सेम थिंग इट्स अकर विद द दिस केस। ये वाला नहीं, हम कौन सा लेते हैं, चलो ये वाला लेते हैं, पेनिसिफर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्या होता है कि एक बंदा है, घुड़सवार है, एक वो घोड़ा गाड़ी होती है ना जिसमें आगे घोड़ा होता है, पीछे वो गाड़ी सी लगी रहती है, तो कैलकाटा वगैरह का शायद एक केस है। तो वो जा रहा था, तो कहीं पे कुछ गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होगा, और वहाँ से कोई बड़ा आयरन पीस गिर जाता है घोड़े के ऊपर, जिससे घोड़ा इंजर्ड हो जाता है। नाउ इन दैट टाइप ऑफ केस आल्सो भी द गवर्नमेंट विल बी लाइबल, कि आपने वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं करे, बैरिकेटिंग्स नहीं करी, सेफ्टी क्लॉज आपने नहीं देखी, जिसकी वजह से मेरा घोड़ा इंजर्ड हो गया। और ये जो एक्ट था ये नॉन सोवरिजन एक्ट था, आपका काम घर बनाने का था, किसी को मारने का नहीं था, ठीक है। इन दैट टाइप ऑफ थिंग यू डेफिनेटली विल बी लाइबल फॉर योर एक्ट, ठीक। अब अगला केस हम देखते हैं, दूसरा ये अलग रहेगा आपका, कि राम गुलाम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। व्हाट अकर इन दिस केस, कि पुलिस ने कोई स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर करी। जैसे कि सपोज मुझे पता चला फला फला जगह पे कोई चोर रहता है, मैंने चोर को पकड़ा और चोरी का जो माल था उसके पास था वो मैंने बरामद कर लिया। अब बरामद कर लिया, मैंने चौकी में रख दिया। अब पुलिस स्टेशन से और मैंने लोगों को बुला लिया शनाख्त करने के लिए कि भाई ध्यान पहचानो आपका माल है कि नहीं है। अब एक दो लोगों ने अपना माल पहचान लिया, तो अब बाद में क्या होता है कि फिर वो बाद में उन्हें दिया जाता है एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, जिसे हम वो बोलते हैं सुपरदारी। सुपरदारी नाम सुना कभी आपने?
मैंने सुना है कोई अक्सर नाम, पर पता नहीं है क्या कोर्ट में यूज होता है सिंपली ना, एक प्रोसेस होता है सुपरदारी या सुपर्दगी नामा बोलते हैं इसे, कि सपोज आपके को ना कोई प्रॉपर्टी आपके यहाँ से चोरी हुई, पुलिस के पास बरामद होगी, तो पुलिस पहले तो आपको सनाद के लिए बुलाती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपकी है कि नहीं है, आप कहोगे जी हाँ जी है, फिर पुलिस आपको रिटर्न में लिख के देती कि फला प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास रखी हुई है, कोर्ट से ऑर्डर लिया और फला केस के अंदर ये उस चोर को उस केस में हमने रख रखा है और कोर्ट से लिखवा ला। तो कोर्ट में आप जाते हैं, कोर्ट में आप कहते हैं कि जी ये वाला केस है, ये चोर है जो आज पुलिस की गिरफ्त में या फिर वहाँ पे है, पुलिस ने ये प्रॉपर्टी रिकवर कर ली है, ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं ही इसका मालिक हूँ और मैं प्रूव करता हूँ। फिर वो प्रूविंग फैक्ट्स दिखाने पड़ते हैं, मैं इसका मालिक कैसे हूँ, और फिर कोर्ट ऑर्डर करती है कि हाँ चलिए तेरी प्रॉपर्टी है, तू लिख के दे रहा हूँ, मैं जजमेंट दे रही हूँ, पुलिस से ले लियो। फिर पुलिस उस जजमेंट को अपने रिकॉर्ड में लगाती है और वो प्रॉपर्टी आपको देती है। ये प्रोसीजर होता है। अब ये आइडेंटिफिकेशन होगी, राम गुलाम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के केस में यूपी पुलिस थी, आइडेंटिफिकेशन होगी, लोग वहाँ पे तहकीकात करेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी है, सुपर्दगी के लिए वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने सुपर्दगी का ऑर्डर दिया, लेकिन जब तक सुपर्दगी का ऑर्डर लेके वो पुलिस के पास आते, पता पड़ी पुलिस स्टेशन से भी चोरी होगी उस चीज़ की, पुलिस स्टेशन से लोग चुरा लेंगे। स्पेशली डकैती का केस था, जो डकैत थे वो पुलिस स्टेशन में ही चोरी करेंगे, फिर पुलिस स्टेशन में डकैती पड़ेगी। फिर अब उसमें कौन लायबल होगा? अब आप बताइए, सोवरिजन एक्ट था, नॉन सोवरिजन एक्ट था? इट्स अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू रिकवर द थेफ्ट आर्टिकल्स और नॉट? रिकवर तो कर ही लिया, रिकवर कर लिया था। तो पुलिस जो इसमें काम कर रही थी वो मेन एक्टिविटी का नहीं, आप ये समझो थोड़ा सा स्टेट का ना कंसेप्ट अलग है। मैंने वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था कि स्टेट कम्प्लीटली इम्यून है अपने वर्क से, स्टेट पे टॉट नहीं लगती। अब स्टेट पे टॉट कब कब लग सकती है? वाइकेरियस में। वाइकेरियस में कि जो उनका आदमी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो कुछ गलत कर दे तो स्टेट लाइबल होगी। हाँ हाँ बोलिए। पर स्टेट ही तो सिर्फ गवर्नमेंट का ही तो आदमी था जो पुलिस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर पे वो अपनी होगी ना सर, उस वहीं से तो चोरी हुई, तो फिर तो गवर्नमेंट ही लायबल होगी। मैं बताता हूँ अभी। बिल्कुल आप अपनी तरफ से सही कह रहे हैं, बस एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना है इसमें। स्टेट पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी डायरेक्ट ड्यूटी है चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखने की, डायरेक्ट। मैं एक बात अभी थोड़ी सी हटके, चलो एक बात और बताता हूँ मैं आपको, फिर इस पे दोबारा आएंगे कि मेरा एक काम है आपको पढ़ाना, और मैं उसमें फेल हो गया, नहीं पढ़ा पाया ठीक से, आई से सॉरी, और मैं आपको नहीं पढ़ा पाया। अब इसमें क्या मैं लाइबल हूँगा, या फिर मैं आपको पढ़ाते वक्त कुछ गलत पढ़ा दूँ उसमें लाइबल हूँगा? नहीं, मैं तो नहीं हूँगा ना। सेम कंसेप्ट, पुलिस की ड्यूटी है उनको सिक्योर करना, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब पुलिस ने वो चोरी का माल बरामद करा, क्या पुलिस पे रिस्क नहीं था? भाई जो चोर आपके घर से चुरा सकता है, मेरे घर से भी तो चुरा लेगा। पुलिस गेट फेल इन हिज वर्क, ओनली दैट थिंग। फेल होगी यार, वहां चोरी होगी, जब डकैती आपके घर में पड़ सकती है, मेरे घर में भी पड़गी, क्या हो गया, मैं क्या करूं, मर जाऊं? पुलिस ने बड़े सिंपल ही कहा कि भाई हमारे यहाँ भी चोरी हो गई, वो हमारे यहाँ आए, हमारे 2-3 आदमियों को मार गए, लेके सामान उठा के, अब क्या करें? फिर ढूंढेंगे, फिर पकड़ेंगे। मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो जिम्मेदारी वो तो हम कर ही रहे हैं। वही मैंने आपसे कहा, डायरेक्ट एक्ट है, मेरा काम ही बचाने का है, मेरा काम ही पकड़ने का है। पकड़ते वक्त आदमी मर गया मुझसे, या फिर मेरा काम ही प्रॉपर्टी रिकवर करने का था, नहीं कर पाए, छूट की प्रॉपर्टी। सो व्हाट द फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट हियर? आप समझ रहे, काम नहीं कर पाना एक अलग चीज है। आपने गढ़ में गार्ड रखा, गार्ड की जिम्मेदारी है चोरी से बचाना, गार्ड नहीं बचा पाया, वो उसी को ही इंजर्ड करके चले गए। अब क्या गार्ड पे आप लाइबिलिटी ठहरा दोगे? दैट इज द कंसेप्ट विद द वाइकेरियस लाइबिलिटी। यहां पे अगर पुलिस वाला उसे चुरा के ले जाए, नाउ द पुलिस लाइबल, वो नॉन सोवरिजन एक्ट हो गया, वो कोलेट्रल एक्ट हो गया। लेकिन जब पुलिस वाले ने चुराया नहीं, पूरी मेहनत करता रहा, फिर भी वो चोरी हो गया, भैया वो ही क्या कर सकते हैं? लॉ को, पूरे फैक्ट को एक साथ देखें कि भाई
किसकी गलती है? आपने जैसे कहा यूपी पुलिस की, तो मैं आपसे पूछूं किसके घर में चोरी हो जाए, किसको कब क्या पता? कैसे किसको? बैंक लो आप, बैंक क्या कहता है? बैंक कहता है कि भैया हमारे यहाँ चोरी हो गई। अलग अलग बैंक का रूल है, जहां तक मुझे ध्यान है कि बैंक कहता है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे उतने दे देंगे, लेकिन 1 लाख से ज्यादा नहीं। बैंक में डकैती पड़ती है, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए बैंक नहीं देगा, सिर्फ 1 लाख देगा, और आपके अकाउंट में 10,000 है तो 10,000 देगा। मैक्सिमम लाइबिलिटी विच द बैंक बियर विद देमसेल्फ, इट्स ओनली 1 लाख रुपीज। तो सबके साथ घटनाएं हो सकती है। अगला एक और फिर हम केस देखते हैं, स्टेट ऑफ असम वर्सेस मोहम्मद निजामुद्दीन अहमद। ये तो बड़ा क्लियर सा है, यहाँ पे असम राइफल का एक जवान था, दे कमिट द रेप इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड नाउ द क्वेश्चन इज रेज दैट इज ही बी लाइबल विद दैट थिंग और नॉट, कि अगर कोई जवान वहाँ पे रेप कर देता है तो क्या वो लाइबल होगा या नहीं होगा? वो डेफिनेटली लाइबल होगा, इसमें नॉट अ बिग थिंग। सेम विद द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सविता शर्मा, कि अगर कोई आर्मी ट्रक ड्राइवर है और वो किसी को डेथ कॉज कर देता है ड्यूरिंग देयर वर्क, वो ट्रक ले जा रहा था और कोई सामने वामने आगे गलती से उससे कोई मर गया, तो क्या स्टेट लाइबल होगा? क्यों? नहीं, देखो, तो उसका काम, अभी जब कलेक्टर ने आदमी मारा तो उसका काम मारने का थोड़ी है, अपने काम में थोड़ी, उसका काम है चलाने का। ठीक है, तो स्टेट उसमें लाइबल होगा। जैसे कि अगर मैं अपनी नॉर्मल कार से, आप नॉर्मल लेके चले, मैं अपनी कार से किसी का एक्सीडेंट कर देता हूं, मैं लाइबल होऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, उस लाइबिलिटी के क्लॉज में आप इतना जरूर समझे, आवाज आ रही है आपको? उस लाइबिलिटी के क्लॉज में इतना जरूर समझे कि अगर वो सारे रूल्स, हाँ, सारे रूल्स और सारे चीज़ों को फॉलो कर रहा है, सारे परफॉर्मेंस वो फॉलो कर रहा है, तो मेरा बस इतना कहना है कि यूनियन ऑफ इंडिया से सविता शर्मा के केस में कि ट्रक ड्राइवर डेफिनेटली लाइबल होगा, गवर्नमेंट लाइबल होगी उस केस के लिए, लेकिन वो उतनी हद तक लाइबल होगी जितने हद तक उसका बंदा गिल्टी है। अगर वो सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, नॉर्मल अपनी स्पीड में चल रहा है, ओवर डिड नहीं है सारे, मतलब कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट नहीं है जो उसके खिलाफ जा रहा हो, मोटर व्हीकल एक्ट कोई रूल नहीं है, तो डेफिनेटली ही विल नॉट बी लाइबल। जो नॉमिनल डैमेजेस होती होंगी रोड ट्रांसपोर्ट लॉ की, वो उसे गवर्नमेंट पे कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर वो ओवर स्पीड में जा रहा है देन ही विल बी लाइबल, देन गवर्नमेंट विल बी लाइबल। वो नॉन सोवरिजन एक्ट हुआ ओवर स्पीड में जाना। नॉर्मल वे में जाना, सिंपल वे में जाना, वो इम्यून है, वो मेरे लिए भी इम्यून है। जैसे कि मैं अपनी नॉर्मल स्पीड में जा रहा हूँ और कोई बंदा सडनली मेरे सामने आता है तो मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ओवर स्पीड में हूँ तो उसके लिए गवर्नमेंट लाइबल होगी, क्योंकि उसने ऐसा अनट्रेन ड्राइवर क्यों रखा। ठीक है, सो दैट इज द थिंग विच द रिगार्डिंग द ऑल अबाउट द वाइकीरियस लाइबिलिटी। एक चीज़ मुझे बस थोड़ी सी लग रही है, निजामुद्दीन वाले में एक बार देख लेता हूँ। हाँ, थोड़ी सी एक गलती होगी हमसे, जो मैंने अभी रेप केस वाला बताया था ना, वो मणिपुर वाला, ये वाला। ठीक है, असम वाला केस की फैक्ट अलग है। वो इस तरीके से केस था कि एक, मतलब वहाँ पे ना असम में ये था कि जो सीड की जो शॉप्स होंगी ना, जो बीज बेचते हैं, खाद एंड बीज की जो दुकानें होती है ना, उसके लिए लाइसेंस की व्यवस्था आती है कि अगर आपके पास लाइसेंस है तभी आप वो काम कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति था और वो बिना लाइसेंस के वो काम कर रहा था, तो असम पुलिस ने वो उसकी शॉप सीज कर दी, और शॉप सीज कर दी, तो अब उसके अंदर कुछ उनके बीज वगैरह थे, तो 6-7 महीने के लिए से सीज हुई होगी, तो वो बीज खराब हो गए। नाउ दैट पर्सन क्लेम फ्रॉम द असम गवर्नमेंट दैट ही विल बी लाइबल फॉर दैट। तो असम गवर्नमेंट, अब आप बताइए उसके लिए वो गवर्नमेंट लाइबल होगी नहीं होगी, क्योंकि ये पुलिस का डायरेक्ट एक्ट था कि इनडायरेक्ट एक्ट था? ये पुलिस का डेफिनेटली डायरेक्ट एक्ट था भाई। सीज, हाँ, पुलिस लाइबल नहीं होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्ट था उसका। पुलिस का काम है सीज करना, कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी होगी उसी। अब वो भैया घर में जाके थोड़ा ना देखे क्या बचा क्या निकालना, वो उसका काम है सीज कर देना। ऊपर से ऑर्डर है, कोई भी अनलाइसेंस एक्टिविटी हो, बंदे को बाहर निकाल, प्रॉपर्टी सीज कर, केस गिर, FIR कर, डायरेक्ट एक्ट।
उसके ऑर्डर्स थे. So that in that type of case government have the immunity regarding that. Get it? तो ये हमारे वाइकेरियस स्टेट लाइबिलिटी का सिंपल ट्रिक ये है कि वो एक्ट डायरेक्ट है कि कोलेट्रल है. अगर अथॉरिटी का ये मेन एक्ट है तो भैया उसे लाइबल आप नहीं कर सकते. दंगों में लाठीचार्ज करना, शूट आउट का ऑर्डर होना, क्रिमिनल्स को पकड़ना, सीज करना, चीज़ों को डिफेंड करना, उन सब चीज़ में हम किसी को लाइबल नहीं कर सकते, चाहे उसमें वो पास हो या फेल हो. नहीं कर पाए डिफेंड तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर पाए नहीं कर पाए. लेकिन जो नॉन सोवरिजन एक्ट है, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना, गाड़ी से किसी को ठोक देना, रेप करना, अपने एक्ट से अलग कोई चीज़ें करना, उसके लिए सरकार विल बी लाइबल कि उसने कैसे ऐसे लोगों को प्रमोट करा, क्यों नौकरी पे रखा. दैट इज द थिंग विद द वाइगरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट. गवर्नमेंट को मैम डैमेजेस पे करने पड़े. अच्छा, आप इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आना ही था कि भाई एक्ट बंदे ने करा, हम गवर्नमेंट को क्यों लाइबल कर रहे. गवर्नमेंट पे करेगी डैमेजेस. उस बंदे को जो सजा मिलनी है वो फिर गवर्नमेंट दिलवा दे. आप समझ रहे हो मेरी बात. गवर्नमेंट जो उस बंदे को सजा मिलनी है, जैसे कि उसने रेप करा, उसको रेप की सजा मिलनी चाहिए डेफिनेटली. लेकिन वो आर्मी बंदा असम राइफल्स का जम्मू एंड कश्मीर में अपॉइंट गवर्नमेंट ने ही तो करा. उसे वहां रहना खाना उसे गवर्नमेंट ही तो दे रही थी. जो गवर्नमेंट हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द आवर सिक्योरिटी, इफ ही देमसेल्फ इन्फ्रिंज आवर सिक्योरिटी, देन हु विल बी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट. Yeah, definitely there is something wrong with your criteria. आप ऐसे समझो, मैंने एक ट्रक ड्राइवर अपॉइंट करा. दो चीजें हैं. अच्छा, ये एग्जांपल भी बहुत सही है. मैंने एक ट्रक ड्राइवर अपॉइंट करा और मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा भैया उस पर लाइसेंस सब चीज़ है, बहुत. मैंने उसका टेस्ट भी लिया, फिर भी वो ओवर स्पीड में गाड़ी चलाता है, उसने एक्सीडेंट कॉज कर दिया. तो मैं लाइबल हूँगा या ड्राइवर? सर ओवर स्पीड है तो फिर तो ड्राइवर तो हुआ सर लाइबल. दोनों लाइबल होंगे मैम. पहले हूँगा मैं, जो डायरेक्ट प्लेंटिफ होगा उसको डैमेजेस मैं पे करूँगा. उसके बाद मेरा ड्राइवर से क्या कॉन्टैक्ट है, किस तरीके से मैं उससे पैसे वापस लूँगा या क्या हो मैं उस पर केस करूँगा, वो डिफरेंट थिंग है. वो मेरी अथॉरिटी में काम कर रहा है. लेकिन यहीं पे अगर मैं कोई कैब करता हूँ, सपोज मुझे बल्लभगढ़ से दिल्ली जाना है, मैंने कैब कर ली, अब वो कैब तेज चल रही है, वहाँ पे कैब मैं लाइबल हूँगा या कैब का ड्राइवर? वहाँ कैब का ड्राइवर. यार आप इस चीज़ को समझें. तो सेम कंसेप्ट गवर्नमेंट के साथ है. गवर्नमेंट ने जब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजर अपॉइंट करा है, गवर्नमेंट ने आर्मी फोर्स वहाँ पे लगाई है, अपना बंदा लगाया, आपने सारे क्राइटेरिया देखे, फिर भी वो बंदा खराब हुआ तो आपके क्राइटेरिया खराब हैं. मास्टर शुड बी टेक द लाइबिलिटी ऑफ हिज एजेंट वट एवर ही डू. क्योंकि उस पर लिख रहा था भारत सरकार, इसलिए मैंने उस पर भरोसा करा. मैं उससे मिलता था, उससे हाथ मिलाता था. मुझे नहीं पता था एक दिन वो मुझे ही मार देगा, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टॉपल था उसके साथ. अगर उस पर भारत सरकार ना लिखा होता तो कोई महिला उससे क्यों बात करती. अब भी क्या होता है, हम जब कहीं जाते हैं तो हमारा क्या रहता है, पुलिस ऑफिसर से पूछ ले भाई इनके साथ तो सेफ है. क्यों? क्योंकि उस पर लिखा है भारत सरकार, विश्वास है सरकार पे. वो ट्रस्ट किससे रिलेट हो रहा है? ठीक है, रेप करना एक अलग ऑफेंस है और भारत सरकार के व्यक्ति का रेप के द्वारा रेप करना एक अलग बात है. तो उसमें दो लोग लाइबल होंगे. ठीक है. सो दैट इज द कंसेप्ट विद द वाइकेरियस लाइबिलिटी. ठीक है. चलो, यहाँ पे हमारे टॉट का कंप्लीट पार्ट डन हुआ. रिगार्डिंग द टॉट वी कवर द ऑल आस्पेक्ट, वट एवर बी द डेफिनेशन, वट एवर बी द डिफेंस, वट एवर बी द टॉट इज ऑफेंस, वट एवर बी द लाइबिलिटीज पोर्सन. ये सारी चीज़ें हमने टॉट में कवर करी, जो कि आपके यूजीसी नेट के प्राइम कंसेप्ट थे. टॉट के अंदर अब आपको एक चीज़ और करनी है. हाँ बताइए. हाँ, टॉट के अंदर आपको अब 3 आपके एक्ट्स और हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट और कंपटीशन एक्ट. इस एक्ट से मैं आपको बताऊं हार्डली 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं हार्ड टू हार्ड.
मिलते या फिर ये भी नहीं मिलते। उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, बेसिक आपको कंज्यूमर एक्ट का पता है, 3 हमने कंज्यूमर्स कोर्ट्स बना रखी हैं, कंज्यूमर के प्रोटेक्शंस के लिए बना है, मोटर व्हीकल एक्ट अबाउट द एक्सीडेंट एंड ऑल थिंग्स ऑफ द मोटर व्हीकल रूल्स एंड रोड रूल्स के बारे में बना है। कंपटीशन एक्ट, मार्केट में फेयर कंपटीशन चलता रहे, एंटी कंपटीटिव एग्रीमेंट्स ना हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल इंडेक्स रीडिंग करेंगे एक तो, मैं आपको भेज दूंगा एक बार, और बाकी आप कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, वृंदा लीगल सॉल्यूशंस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स रीडिंग करनी है। इंपोर्टेड सेक्शंस की लिस्ट आई विल बी प्रोवाइड टू यू, वो थोड़े से बस ऊपर ऊपर से देखने हैं। PYQs आई विल बी डन विद यू, स्टैटिक कंटेंट्स आई विल प्रोवाइड टू यू, एंड कमेटीज देखनी है आपको, कितने मेंबर होते हैं किस कमेटी में, उसका नाम क्या है, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, नेशन की, वो थोड़ी सी देखनी है। तो फॉर दैट आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, यू जस्ट हैव टू बी मेमोराइज इट, देयर इज नो एनी कंसेप्ट व्हिच आई हैव टू बी टीच मोर देन दैट इट, और ज़्यादा ऐसा सच इंपॉर्टेंट भी नहीं है, नॉट ओनली फॉर द नेट, फॉर द एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, इतना हार्डली ये इसके कुछ वन लाइनर्स है, आई विल बी प्रोवाइड टू यू। ओके ओके देन, चलो हम आज क्लास फिर यहीं डन करते हैं। थैंक यू।